इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर शादी पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिजनेस मीटिंग के साथ रुकने और खाने की सुविधा मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है। यानी कि मेट्रो सिटी के होटल की सारी सुविधाएं अब आपके नगर होटल ईवा गैलेक्सी में मिलेगी। तो देर किस बात की। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहे के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, जहां पर आपको मिलेंगे जेंट्स, लेडीज एवं बच्चों के समस्त प्रकार के जूते, चप्पल एवं सैंडल, वो भी अनेकों ब्रांड्स में, जैसे लखानी, कैंपस, लेंसर, एडिडास, पैरागॉन, बीकेसी, अड्डा सहित कई ब्रांड्स के फैशनेबल डिजाइन से लेके फॉर्मल शूज, वो भी कई वैरायटी में बाजार रेट से कम प्राइस पर। तो हमारा पता है हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, मैन बाजार, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9630471721। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। रखें शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। और चुनावी दंगल में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्या नोट के बदले वोट। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। क्या ऐसी जो पृष्ठभूमि है क्या वो नौगांव में तैयार होगी निकाय चुनाव को लेकर? लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कल नगरीय निकाय चुनाव का द्वितीय चरण का मतदान है और देश में चुनाव को भी एक पर्व की तरह मनाते हैं लोग। यहाँ पर धूमधाम से त्योहार को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई जो प्रत्याशी होते हैं वह इस पर्व में शराब सहित नोटों की भरमार भी कर देते हैं ताकि वोटर्स को लुभा सकें। लेकिन क्या इस चुनाव में नोट पर वोट भारी पड़ेगा या वोट पर नोट भारी पड़ेगा? क्या शराब लुभा पाएगी प्रत्याशियों को या नहीं, या फिर निर्वाचन आयोग लगाएगा इन अवैध कामों पर लगाम? यूं तो शराब की दुकानें चुनाव के समय बंद रहती हैं, लेकिन आखिर प्रत्याशियों को लुभाने के लिए यह राजनेता न जाने कहां से बंदोबस्त भी कर रखते हैं, वो भी पहले से। कौन सा प्रत्याशी देगा शह और मात का खेल? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या नोट के बदले मिलेगा वोट। तो चलिए हमारे स्टूडियो में हमारा पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर शिक्षाविद के तौर पर बाबू महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एल रावत जी मौजूद हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस नेता अरविंद यादव हमारे बीच में मौजूद हैं, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि रिछारिया हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के डिबेट शो में। तो जैसा कि आज का हमारा डिबेट शो है क्या नोट के बदले वोट, चुनावी साल है, आज कत्ल की रात बोल सकते हैं हम कि आज अंतिम पड़ाव है चुनाव का, और आज की रात से सुबह का पांसा पलट सकता है। डॉक्टर एल रावत जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। चुनावी साल आते ही ये नोट, शराब, ये सब क्यों हावी हो जाते हैं प्रत्याशियों को लेकर? देखिए क्या है, अपने यहाँ इसको एक उत्सव का रूप दे दिया गया जी। जैसे पहले जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, इनमें आनंद के लिए लोग ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ नाच गाना करें। वैसे ही शासन ने इस चुनाव को भी एक तरह का उत्सव, मतदान उत्सव के रूप में एक नाम दिया गया है। तो उत्सव की दृष्टि से जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, लेबर इत्यादि जैसे लोग, वो पारिश्रमिक
के रूप में जो ऐसे कुछ रिमोट एरिया हैं वहाँ ये वितरण कर देते हैं और उसके प्रलोभन में लोग वोट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है एक तरह से, जो मतदान उत्सव है जिससे आप अपनी सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं, वो बड़े शुद्ध सात्विक व्यक्ति होना चाहिए। तो वैसे इस सामाजिक दृष्टि से ये गलत है। लेकिन रावत जी, देखा जाए, आपने कहा राष्ट्रीय पर्व है, जिस तरह से इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे होता है, इस दिन शराब दुकानें बंद रहती हैं, शराब नहीं परोसी जाती है, तो क्या आप उसी से इसको जुड़े दिख रहे हैं क्या, कि इस दिन भी शराब का बहिष्कार होना चाहिए? देखिए, कहने के लिए जरूर 2 दिन पहले बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे आप राशन बरसात में 4 महीने की व्यवस्था कर लेते हैं, ये अपने यहाँ भारतीय परंपरा में नदी नाले आ जाने के कारण जो ग्रामीण अंचलों में है वो 4 महीने की व्यवस्था हो जाती थी, वैसे ही जो नेतृत्व है या नेतागण है या साधारण तरीके के लोग हैं वो 2 दिन की जगह 1 हफ्ते पहले व्यवस्था कर लेते हैं। तो उसको इस तरीके से रोका नहीं जा सकता। वो तो जब तक सामाजिक चेतना ये जागृत नहीं होगी तब तक किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं रवि शारिया जी। पर्व है, चुनाव जो है एक महोत्सव के तौर पर लिया जाता है और इसमें सब चलता है, नोट भी चलते हैं, शराब भी चलते हैं, जैसा कि डॉक्टर एलन रावत शिक्षाविद ने कहा है। सत्ताधारी पार्टी है, कैसे रोक लगाएंगे इन तमाम असामाजिक गतिविधियों पर? देखिए कपिल जी, ये निश्चित रूप से एक लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का बड़ा महोत्सव है। जब भी हमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने की बात आती है तो उत्सव के रूप में उसको हमें मनाना चाहिए और देखना भी चाहिए। लेकिन इस उत्सव के साथ में जो कुरीतियाँ सम्मिलित हो गई हैं कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए जो शराब या अन्य तरह के प्रलोभन के लिए जो गिफ्ट्स देने की बातें आती हैं, इन सब चीज़ों पे रोक लगना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ में अब थोड़ा सा अंतर भी देखता हूँ कपिल जी। पहले ये चीज़ें बहुत प्रभावी रूप से देखने को मिलती थी क्योंकि शिक्षा का कहीं ना कहीं स्तर कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ा है और लोगों में एक जागृति आई है, हमारे निर्वाचन आयोग ने भी बहुत प्रयास किए हैं इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए, तो अब देखने में आ रहा है कि ये चीज़ें बहुत प्रभावी नहीं हैं। हालांकि लोग अभी भी कोशिश करते हैं जो चुनाव के मैदान में होते हैं कि इस तरह की चीज़ों का प्रलोभन देके हम अपने पक्ष में वोटिंग करा पाएं, लेकिन अब हमें ये जो लगता है और हमने जो ये ऐसा पाया है कि लोग भले ही अपने तरफ से ये चीज़ें करें पर मतदाता बहुत जागरूक है और वो किसी के भी प्रलोभन से अब अपना मतदान नहीं करता है, अपने विवेक से ही मतदान करता है और ये बात धीरे धीरे प्रत्याशियों को भी समझ में आने लगी है। इसलिए अब इस चीज़ में थोड़ा सा कमी भी मैं पाता हूँ कि ये चीज़ अब कम हो रही है। अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम नौगांव की बात करेंगे। अभी 4 दिन पहले नौगांव थाना प्रभारी संजय वेदिया ने भी अवैध शराब पकड़ी, करीब 10 पेटी। अवैध शराब, देखिए अवैध शराब का एक मामला अलग चीज है। अवैध शराब की बिक्री, चुनावी समय चल रहा है, ये अवैध शराब जो है अभी ठेके पे तो जाएगी नहीं, देखिए अवैध शराब के पकड़ने के लिए तो ये है कि पुलिस अपनी इस तरह की कार्रवाइयां निरंतर करती रहती है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अवैध शराब का अपना व्यापार या इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन चुनाव के समय पे अवैध शराब की बिक्री कहीं न कहीं प्रलोभन के लिए भी उपयोग की जा सकती है। ये चर्चाओं का विषय शहर में बना हुआ है, नगर में बना हुआ है, तो क्या माना जाए कि वो एक अलग मैटर था, चुनाव से कोई लेना देना नहीं था? देखिए सालों से एक ये चुनाव में एक कल्चर चला आ रहा है, इसलिए हम जब भी चुनाव आते हैं तो इस चीज को वहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं कि अगर अवैध शराब कहीं पुलिस के द्वारा पकड़ी गई या हम ऐसा सोच के ही रखते हैं कि अब चुनाव आ गया है तो मतदाताओं को जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, वो इस तरह की चीजें करेंगे। लेकिन मैं अब इन चीजों में कमी देख रहा हूँ और ये चीजें कम हो रही हैं। आप सत्ताधारी पार्टी में हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक आपके कानून में संशोधन कर सकते हैं, तो क्या है जो आप बता रहे हैं कि ये एक मतलब जो चीज हो रही है ये देखते आ रहे हैं आप, तो कभी इसमें क्या प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे कि कल्चर, आपने कल्चर शब्द यूज किया था, क्या इस कल्चर को खत्म करेंगे आप? बिल्कुल, और मैं कहना चाहता हूं कपिल जी कि हमारे आदरणीय एलन रावत जी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सारी चीजें अगर कानून से ही होती तो मुझे लगता कोई अपराध घटित नहीं होते, क्योंकि सारे अपराधों के लिए कानून बने हुए हैं। ये एक जन जागृति का विषय है, हमें अपने समाज को, अपने लोगों को जागृत करना होगा इसके प्रति कि
अब आपका जो मत है वो सबसे बहुमूल्य है और इसे किसी भी प्रलोभन के साथ आप किसी को मत दें। अपने बहुमूल्य मत को सही जगह पर आप दें, अपने विवेक का उपयोग करके अपने मत को दें। ये जन जागृति का विषय है, ना कि किसी कानून का। हालांकि कानून में भी ठोस प्रावधान होते हैं और आपने देखा होगा कि आज जो है ड्राई डे रहता है, शराब की दुकानों में बिक्री बंद रहती है। सरकार की तरफ से जो प्रतिबंधक उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय किए जाते हैं। अरविंद जी, रवि छरिया जी के अकॉर्डिंग चुनाव के समय पे शराब एक कल्चर है, उसको बहुत साल से दिखते आ रहे हैं। क्या कितने बात से सहमत हैं? क्या इस कल्चर को चलना चाहिए और अच्छा विस्तार होना चाहिए कल्चर का, या इस कल्चर को समाप्त करना चाहिए? कपिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दे को सही समय पर रखा। वो आज का ही एक ऐसा दिन है जिसके पर चर्चा कर रहे हैं, शराब की या नोट की। आज के दिन ही ज़्यादा इंतजार करते हैं लोग। बाकी ये कल्चर जो चल रहा है, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि उत्सव और ये त्यौहार ऐसा होता है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिसने ये उत्सव मुझे सब मनाने का हमको मौका दिया। क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा था कि सरकार को ऐसा मौका देना चाहती है, चुनाव कराना चाहती है। तो रही जो दारू की बात, पैसों की बात, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए कपिल भाई। जहाँ भी कोई अगर ये कर रहा है ये गलत है। इन सब चीज़ों से, जैसे रवि भाई ने बताया कि ये पहले बहुत होता था, ये बात सत्य, पहले बहुत होता था, पर अब इसमें कमी आई है। और हम यही चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो। इनसे सब कोई वोटर नहीं होता है, ना मिलता है, ना कुछ भी होता। वोटर देखता है कि हमारा नेता कौन है और हमारा काम आने वाला विकास हमारे यहाँ कौन करा सकता है। अरविंद जी, 28 जून का वाकया है, छिंदवाड़ा में अवैध शराब परोसी जाती है। कमलनाथ जी का गढ़ है छिंदवाड़ा, गृह जिला है। तो आपको लगता नहीं कि जब इतने बड़े पूर्व मुख्यमंत्री गढ़ में ये हाल हो रहे हैं तो सरकार की नाकामी है, चुनाव आयोग की नाकामी है? कपिल जी, अपन नाकामी ठीक है, प्रशासक की भी कह सकते हैं, और जिस सब आपकी बात हम मानते हैं गढ़ कमलनाथ जी का है, हम ये भी मान सकते हैं। पर इन सब चीज़ों को, जैसे आप छिंदवाड़ा ले लें, चाहे आप भोपाल ले लें, चाहे इंदौर ले लें, चाहे हमारा नौवा ले लें, ये भी अछूता नहीं है इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं नकली कोई दारू मिल गई हो, उससे स्वाभाविक है, ये चीज़ें होती हैं तो पता चलता है ना। दारू से तो कोई, हमको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश या कोई भी क्षेत्र इन चीज़ों से बच सकता है। सही बात जी। रवि जी, सरकार आपकी है, अभी तो खैर शून्य निर्वाचन आयोग हावी है, मतलब फिर भी कमलनाथ जी गढ़ क्या बदनामी करने की साजिश है क्या छिंदवाड़ा की? देखिए, कांग्रेस की एक संस्कृति रही है 70 सालों से। कांग्रेस ने ये कल्चर, जो मैंने आपको शब्द पहले उपयोग किया था, ये कल्चर इनका ही दिया हुआ है। इन्होंने ही जो है मतदाताओं के वोटों को खरीदने का काम, मतदाताओं को पीने पिलाने का काम करके ये संस्कृति बनाई है चुनावों में कि चुनाव में मतदाता को कैसे प्रभावित करें। तो अब कमलनाथ जी के यहाँ पर अगर अवैध शराब पकड़ी जा रही है तो आप जानते हैं कि कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा में क्या रोल है और क्या छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा एक दूसरे के पर्याय हैं। फिर भी वहाँ पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रभावी कार्रवाई की, क्योंकि वो शराब जो है दस्तयाब हुई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन कल्चर कांग्रेस का है, लेकिन प्रयोग तो बीजेपी भी कर रही है ना। उससे छुट्टी कहाँ है बीजेपी? नहीं, बीजेपी ने तो सुधार का काम किया है कपिल जी। 70 सालों से जो चीजें गलत तरीके से कांग्रेस, जो ये महोत्सव को एक हमने तो महोत्सव बनाया है लोकतंत्र का, चुनाव को हमने महोत्सव का रूप दिया है और कांग्रेस ने ये जो कल्चर दिया था उसको हमने कम करने का काम किया है। अरविंद जी, कांग्रेस ने कल्चर दिया हुआ है, ये कांग्रेस का कल्चर है जो आज शराब और नोट चलते हैं चुनाव में, महोत्सव में चलते हैं। कपिल भाई, हमको नहीं लगता जो समय आरोप और प्रत्यारोप का है। रवि भाई बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। रवि भाई क्या, हमको तो लगता है पूरी बीजेपी ऊंची ऊंची बातें करती है बार में। कोई अगर कल अपनी नाकामी छुपाना पड़ती है तो वो कांग्रेस को बीच में लाती है। शासन, सत्ता, प्रशासन आपका है। 28 जून की जो घटना हुई है, इसकी जिम्मेवारी आपको लेना चाहिए, बिल्कुल, ना कि कमलनाथ को। बिल्कुल, आपको बताने के बल हम ये कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। बिल्कुल, हम क्या कह रहे हैं, छिंदवाड़ा में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, बिल्कुल, नौगांव में होगा तो वो भी गलत होगा। बशर्ते आप अपनी काम है, जहां आप देखते हो कि अब हमको यहाँ झुकना चाहिए या हम इसको डिबेट में कुछ नहीं बोल सकते, तो निश्चित आप कल्चर कांग्रेस का लेते हो। हम ये कहते हैं कि उसको आप स्वीकार करो कि हमारी सत्ता है, हमारी सत्ता में ये जो काम हुआ है ये गलत हुआ है और इसको हम जो भी दोषी के लोग होंगे उसको हम सजा दिलाएंगे। रवि जी को बोलना चाहिए हमारा जय मन। हाँ, लेकिन वो छुपा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, नाकामी कांग्रेस की बता रहे हैं।
नहीं, ये छिपाने की कोई बात नहीं है। मैं आपकी बात को जरूर ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार है, तो प्रशासन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी प्रभावी रूप से अपने जो पुलिस है उसके माध्यम से पुलिस की पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं। और जो निरंतर, अभी कपिल जी ने भी कहा कि नौगांव में 10 पेटी अवैध शराब की पकड़ी गई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की सक्रियता है, तभी तो ये चीजें दस्तयाब हो रही हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसा नहीं है, शासन अपने स्तर पर इन सब चीजों को रोकने के लिए पर्याप्त तरीके से लगा हुआ है। लेकिन जो करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो बदमाशी करते हैं। हम लोग लेकिन उनको पकड़ने का और ठीक करने का काम जरूर करेंगे। चलिए, ठीक करने का काम करेंगे। डॉक्टर एलन रावत जी, जी इस चुनाव में कहा जा रहा है, चूंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं है अध्यक्ष का, पार्षद चुनेंगे अध्यक्ष को, तो कहा जा रहा है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है, बाजार गुलजार है चर्चाओं से, कि इस बार का चुनाव 10 पेटी और एक कार, यानी पार्षद तैयार रहेंगे जिनको पार्षद चाहिए, वोट चाहिए। तो क्या माना जाए, जो पार्षद ये खर्च कर रहा है, ये वसूली क्या जो चेयरमैन का दावेदार उससे की जाएगी क्या? पार्षद क्या पैसे लेके चेयरमैन को वोट करेंगे? देखिए, ये स्वाभाविक है। यदि किसी भी पार्टी का बहुमत आता है तो इन चीज़ों की संभावनाएं कुछ कम हैं। और यदि खिचड़ी चारों तरफ से तैयार होती है तो उसमें मूंग भी रहेगी, चावल भी रहेगा। इस तरीके से मिश्रण जब तैयार हो जाता है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ प्रलोभन में, क्योंकि जो निर्दलीय है जी, वो भी उसी टक्कर से लड़ रहा है जैसे कि दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। तो उसको एक तरह का वो इसको अपना सुअवसर मानता है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा सत्ता उसकी रहेगी, हम इस दौरान इसका कुछ लाभ अनैतिक ले लें तो ये स्वाभाविक है। क्योंकि ये तोड़ फोड़ की राजनीति जब से शुरू हुई है, ये हम यहाँ थोड़ा नैतिक पतन देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उनका महाराष्ट्र के तोड़ लो, मध्य प्रदेश के तोड़ लो, इस तरीके से जो जैसे शासन चलना चाहिए, मतलब जैसे गंगा जैसी पवित्र धारा लेके तुम्हें चलना चाहिए, उसमें ये जो दाएं बाएं से गंदे नाले मिश्रित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से गंगा की पवित्रता पे असर तो पड़ता है। रवि जी, रावत जी ने कहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति से गंगा जैसी पवित्रता पर असर पड़ता है, सिर्फ उसी प्रकार लोकतंत्र में भी असर पड़ता है, सरकारों पर भी असर पड़ता है। एक स्थायी सरकार नहीं मिल पाती है प्रदेश की जनता को। एग्जाम्पल दिया है मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का। देखिए, सरकार आपकी बनी है दोनों राज्यों में। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप उसमें इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ये अवसर आया है तो क्यों आया। जब कोई अपना घर संभाल के नहीं रख सकता है, घर के आपके सदस्य अगर आपसे जो है परेशान हो जाते हैं, और जो अपेक्षाएं एक विधायक के तौर पे, तो खासकर मैं जनप्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति की पीड़ा समझ सकता हूं। एक जनप्रतिनिधि अपने जनता के प्रति लायबल होता है, उसकी जो अपेक्षाएं होती है जनता की, जब वह पूरी नहीं होते देखता है तो उसके अंदर एक छटपटाहट होती है, पीड़ा होती है। और जब वो अपनी उस पीड़ा को लेकर अपने नेता के पास जाता है और नेता जब उसकी पीड़ा को नहीं समझते हैं तो वो किस मुंह से लेके अपनी जनता के पास आएगा आगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो विधायक अपने दल को छोड़ के बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस के बड़े नेता इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। और वो अपना घर जब संभाल नहीं सकते तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होंगी। और अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम लोग भी राजनीति करने के लिए आए हुए हैं। निश्चित रूप से सत्ता एक बड़ा माध्यम होती है राजनीति के लिए, समाज सेवा और सारी अपनी योजनाएं और देश की लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से हम लोग राजनीति करने ही लिए आए हैं। जब वहां से छोड़ के लोग आएंगे और हमारे साथ विश्वास दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनको लेंगे। अरविंद जी, घर चलाते बनता नहीं है, और जब आपके पार्टी के जो विधायक होते हैं वो दूसरी पार्टी में जाकर सरकार बना लेते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आपसे अपना घर संभाला जाता नहीं और आरोप लगाते हैं खरीद फरोख्त किया बीजेपी पे। कपिल भाई, खरीद फरोश या जोड़ तोड़ की नेतागिरी आप देख रहे हो, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का जो हमारा सच्चा सिपाही है वो कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाता है। अब इन लोगों के पास केंद्र में भी सरकार है, राज्य में इनको सरकार बनाने की मजबूरी पड़ जाती है। इनके बाद ईडी है, सीडी है, सीबीआई है।
आप जानते हो धन है दौलत है, सबका उपयोग किया जाता है कपिल भाई, सच्चाई ये है। और जो हमारा सच्चा कांग्रेसी है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या अन्य कार्यकर्ता हो, वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाते। तो आपके कहे अनुसार ये है कि आपके जो विधायक जाते हैं दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में सरकार बनाते हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई जांचों का मतलब जाल उठा दिया जाता है, डर बना दिया जाता है। इससे तो कहीं ना कहीं विधायक आप गलत होते हैं ना, नहीं तब तो डर जाते हैं जांच से। देखिए कपिल भाई, उसमें प्लस एक कम मैंने कहा कि मनी, पैसा, हाँ मतलब समझ रहे, लालच में जाते हैं, इतना भयभीत कर दिया जाता है कपिल भाई, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता है। और सच्चा कांग्रेसी होता है या सच्चा वो हमारा वो बिकता नहीं है, बिकता नहीं। रवि जी, कपिल जी, भयभीत कौन होता है? सबसे पहले तो ये प्रश्न है। भयभीत वही होता है जिसके पास में कुछ छुपाने के लिए है, कुछ बताने जैसा उनके पास में, जो आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, वो लोग भयभीत होते हैं। आप एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम भारत के कानून में विश्वास रखते हैं। ये संस्थाएं क्या संवैधानिक संस्थाएं नहीं है? अगर ये संस्थाएं कार्रवाई कर रही हैं और आपके नेता इनकी जद में आ रहे हैं, तो क्या उनको पे कार्रवाई नहीं की जाए? कांग्रेस ने यही किया है, अपने नेताओं को पहले इन संस्थाओं के दायरे से बचा के रखा और उनको खुली छूट दी देश को लूटने और खसोटने की। अभी जब यूपीए का आपने 10 वर्ष का टर्म देखा है, तो पूरी भ्रष्टाचार की एबीसीडी बनी हुई थी साहब। पूरे एबीसीडी में अगर जितने वर्ड होते हैं उसके अनुसार घोटाले थे कांग्रेस की सरकार के और उनके नेताओं के। तो ये तो गलत आरोप है, सिर्फ अपनी बात पे पर्दा डालने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। कपिल भाई, हाँ कपिल भाई, मैं कह रहा हूँ आज का समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, नंबर है। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, वैसे काला धन लाएंगे, 10-10 लाख देंगे, सार्वजनिक नाम करेंगे, बहुत से कांग्रेसियों के नाम सामने ये करेंगे, स्विस बैंक करेंगे, रिटर्न आएगी, ठीक है ना। आपने क्या हुआ, एक भी कांग्रेस का नेता का नाम आया क्या? आज ईडी सीडी या जो भी सीबीआई है, सब है कि जो हमारे विपक्ष में बैठे उनके लिए बनी है। कभी जी अपने नेताओं की जांच या ये सब सीडी और बीडी का उपयोग नहीं करते। कपिल रवि जी जवाब दे दीजिए कि दुनिया की जो जांचें होती हैं वो सिर्फ कांग्रेस नेताओं की होती हैं या जो आपकी पार्टी से नहीं जुड़ता? क्योंकि मैं ताज़ा एग्जाम्पल बता दूं, महाराष्ट्र में जैसे ही सरकार बीजेपी की बनी है, तो वहां के जो शिवसेना के जो बचे हुए राव, संजय राउत वगैरह, उन पे आपने ईडी की जांच उठा दी है। देखिए, तो ये पहले क्यों उठाया आपने जब उनकी सरकार थी? नहीं, ये हम लोगों को लगने लगता है ऐसा। अच्छा, सरकार आपकी बन जाती है तो आपको महसूस होने लगता है कि ये घोटालेबाज है। जब सरकार नहीं बनती है तो आपको मतलब वहाँ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसा सोचना, क्योंकि ये हमें ऐसा लगने लगता है। कार्रवाइयां निरंतर होती हैं, लेकिन जब कोई परिवर्तन जहाँ पे जिस स्टेट में होने लगता है या जहाँ पे कुछ ऐसा परिवर्तन दिखाई देता है, बहुमत में आ जाता है, वहाँ पे हमारा फोकस बढ़ जाता है उन घटनाओं को देखने के प्रति। तो इसलिए हमको लगने लगता है और हम उनको जोड़ने लगते हैं आपस में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं और जो भी लोग इसके दायरे में आते हैं उनके प्रति कार्रवाइयां होती हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। जब जिस सत्ता में आते हैं तो उनको दिखने ज्यादा लगता है, विपक्ष में इनको दिखता नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जब हम सत्ता में आएंगे जब हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम जब विपक्ष में रहेंगे आप क्या कार्रवाई करोगे? समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है। कपिल भाई, आज का जो डिबेट का आपका मुद्दा है शराबखोरी का, जोड़ तोड़ का, तो निश्चित जोड़ तोड़ में कौन आगे ये आप जानते हैं। मैं एक सवाल जोड़ तोड़ के लिए तो कपिल जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आप देखो, नौगांव के परिप्रेक्ष्य की बात करता हूँ। अभी 10 साल इनके जो है उपाध्यक्ष रहे, जनता प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुन रही थी। उपाध्यक्ष चुनने की बात जब आती थी नौगांव नगर में, तो बीजेपी के पार्षद ज्यादा और कांग्रेस का उपाध्यक्ष बन रहा था। तो जोड़ तोड़ कौन कर रहा था नौगांव नगर में? ये इसका जवाब दीजिए आप। जवाब दे दीजिए आप। कपिल भाई, आज जो चुनाव हो रहे हैं, 4 दिन के चुनाव है, हमको सब भाईचारे से लड़ना चाहिए। नहीं, जवाब दे दीजिए, भाईचारा है। जैसे आप कह रहे हो कि 10 साल, तो ये जब चुनाव हो जाता है तो वहाँ आदमी जो पार्टी है, जो हमारी जो सोच है, हमको लगा कि आपकी बीजेपी के लोग पार्टी को मानते ही नहीं। नंबर 1, हम लोगों ने कभी तोड़ा उड़ा नहीं है। ठीक है, आप एक भी जितने भी, आज भी तो वो तुम्हारे साथ हैं, आज वो तुम्हारे बीजेपी के पार्षद है, आप उनसे पूछ लें कि हमारे कांग्रेसियों ने तुमको कोई लोभ लबावन या कुछ पैसा या कुछ ऐसा दिया? कुछ नहीं, सब व्यवहार के कारण लोग गए। रवि जी, आपने कहा था कि उनका जो अभी शिवसेना की सरकार टूट के जो बीजेपी की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, आपने कहा कि उनके जो कांग्रेस अपना घर खुद नहीं संभाल पाई है। तो यही आरोप आप भी तो लग रहा है कि बीजेपी अपना घर नहीं संभाल पाई और आपके पार्षदों ने उपाध्यक्ष में
विपक्षी पार्टी को वोट कर दिया है। मैं कपिल जी वही कहना चाह रहा हूं कि जब इनके पक्ष की कोई बात आती है तो ये अपना दूसरा स्टैंड रखते हैं, और जब इनके विपक्ष की कोई बात आती है तो ये अपना दूसरा स्टैंड रखते हैं। तो ऐसे आप दो स्टैंड लेके जनता के बीच में कैसे जाएंगे? आपको एक ही तरह की बात करना पड़ेगी। आप डबल स्टैंडर्ड लेके जनता को कैसे समझाएंगे कि हम डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, जनता आपको क्यों वोट करेगी? आप एक ही तरह की बात बोलिए ना। आपने प्रलोभन देके नौगांव में 10 साल अपना उपाध्यक्ष बनाया, भारतीय जनता पार्टी में से किसी ना किसी को तो आपने ऐसा किया होगा कि जिससे वो आपके साथ आया। तो ये चीजें आप स्पष्ट कीजिए आज इस मंच पे। स्पष्ट कीजिए, लेकिन क्या है कि आपने संबंधित जो पार्षद थे, आपको भी जानकारी होगी किसने वोट विपक्ष में किया है, तो आप उनके निष्कासन की कार्रवाई आप करिए ना। देखिए कपिल जी, यहाँ पे जो नगर पालिका में जो उपाध्यक्ष की जो प्रणाली होती है, ऐसा कोई वेब वगैरह पार्टी द्वारा जारी नहीं होता है। विधानसभा में किया जाता है, मैं आपको सुधार कर रहा हूँ, किया जाता है। हाँ, वेब जारी किया जाता है दोनों पार्टियों की तरफ। लेकिन चलिए मैं आपकी बात सुधार कर, लेकिन विधानसभा में जो प्रणाली होती है वहाँ पे अपना मत दिखा के फिर डाला जाता है, लेकिन नगर पालिका में इस तरह से प्रणाली नहीं रहती है कि पार्षद को अपना मत पहले दिखाना पड़े और बाद में देना पड़े। तो चूंकि यहाँ पे ये पता नहीं लग पाता है कि कौन से व्यक्ति ने इस तरह से किया होगा, तो ये चीज जब साबित नहीं हो पाती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से जब मतलब ये है कि खरीद फरोख्त में कांग्रेस ना पीछे ना बीजेपी पीछे, दोनों पार्टियां आगे हैं। रावत जी, जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता, जनता विश्वास से चुनती है उन जनप्रतिनिधियों को, क्या ऐसे जनप्रतिनिधि जो वहां पे जाके क्रॉस वोटिंग करते हैं, पार्टी के विपक्ष को वोटिंग करते हैं या बिक जाते हैं, सीधी बात करें लोग के चक्कर में, क्या ऐसा उनको शोभा देता है? देखिए, सूत्र वही है, चाबी वही है, केवल ताले बदल जाते हैं। चाहे बीजेपी हो अथवा कांग्रेस हो, उसी ढाले पर जैसे कि नेता लोग देख रहे हैं, आज के समाज में परिवर्तन देख रहे हैं, उसी दृष्टिकोण को लेकर के कोई भी पार्षद ये सोचता है कि भाई जब सत्ता इनकी बन रही है और हमें कुछ मिल भी जाएगा और साथ में हम इनसे जुड़े भी रहेंगे, तो इसलिए वो उस मार्ग पर जो है चल देता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। भाई आप कुछ धैर्य तो रखिए। आपने 5 वर्ष के लिए जो भी अपने मतदाताओं ने आपको मत प्रदान किया, आप धैर्य रखिए, परीक्षण करिए। देखिए, विपक्ष की भूमिका एक शीशे की तरह होती है। जो बैठा हुआ अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री है, वो विपक्ष एक तरह का शीशे की तरह है, वो अपना चेहरा देखता है। तो लेकिन विपक्ष को भी धैर्य ये नहीं रहता है कि हम कुछ दिन इसको परखें। उसको यही लगता है कि जैसे हम किया है वैसे हम करें, हाँ, उसी मार्ग पर हम पहुंच जाएं। तो मान लिया 2.5 साल इनको सत्ता मिल गई है, तो 2-2.5 साल लगभग हमें मिल जाएगी, तो हमारी भी छतपूर्ति वैसे कहानी मतलब कि जो भी है बांट के खाओ। रवि जी, अंतिम पड़ाव चल रहा है हमारे डिबेट का, जो अंतिम पड़ाव पे हम पहुंचे, अंतिम प्रश्न है, जिस तरह से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में किया है, महाराष्ट्र में किया है, क्या अगला जो आपका टारगेट है, क्या राजस्थान भी है क्या? नहीं, ऐसा कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का किसी भी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का कोई भी रोल नहीं रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, और अगर कोई सरकार अपने कर्मों से, अपने खुद के बुरी चीज़ों से गिरती है या उसमें बिखराव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये नैतिक दायित्व होता है कि उस प्रदेश को वो स्थिर सरकार प्रदान करे, और इसलिए वो अपना काम करती है। इसलिए ये बिल्कुल भी कहीं पे नहीं है कि हम राजस्थान या कहीं पे भी ऐसा, अगर हमें ऐसा करना होता तो आप देख रहे थे राजस्थान में पहले सचिन पायलट निश्चित रूप से गहलोत जी से अलग हुए, उनकी कुछ विचार भिन्न हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उनको किसी तरह से ना उनसे संपर्क किया, ना उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन दिया। तो उनने अगर अपना घर संभाल लिया तो वो आज फिर से अपना इस सरकार को चला रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि एक निर्वाचित सरकार अपने पूरे दायित्वों को समझते हुए जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करे, और जो उनको जनता ने विश्वास दिया, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, क्या वहां की सरकार बचा पाएंगे? क्योंकि जो सचिन पायलट है वो पहले भी कांग्रेस से अलग हो चुके थे, फिर लेकिन बाद में वो फिर एकजुट हुए हैं आप लोग, तो क्या वहां भी डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी यहाँ भी हाथ धर दे? कपिल भाई, गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, सचिन जी हमारे स्वाभाविक युवा नेता है वहाँ के, तो वो नाराज हो गए थे गहलोत जी से, पर वो गए थे अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास उनसे मनाने की बात, अपनी शिकायत करने की। उसमें भी इन लोगों ने मौका ढूंढा था। सही बता रहे आपको, हम जैसे झूठी बात नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ भी मौका ढूंढा था, पर भाई ने यही कहा था, मैं सच्चा कांग्रेसी हूँ,
हाँ। मेरी जो भी नाराजगी थी मैंने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया। हाँ। उनने अपने जो बीच के व्यवस्था करा के वो शांत करा, और हमको नहीं लगता है कि हमारी और भी आगे की ऐसी कोई सरकारें जाने वाली हैं। रवि जी एक छोट कम शब्द में जवाब दीजिएगा दोनों पर, फिर मैं लास्ट में रावत जी से समरी लूंगा उस चीज़ की। क्या आगामी नगर निकाय चुनाव में कल वोटिंग है, वोटिंग के बाद जो यहाँ पे परिषद का गठन होगा, क्या उसमें भी खरीद फरोख्त की राजनीति करेगी बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो? कपिल जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ऐसा दौर नहीं आएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अच्छी संख्या में जीत के आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो, अगर नहीं आते क्वेश्चन अगर नहीं आती है तो भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि अध्यक्ष बनाने के लिए जो भी पार्षद जो नगर से चुन के आए हैं, हाँ। और वो हमारे जो नगरीय निकाय के विकास के जो काम हमने जो उनको दिया है, वचन पत्र अपना जो दिया है, उसके अनुसार अगर कोई प्रभावित होता है, हमारी नीतियों से जुड़ता है, स्वागत तो है। निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। वो हमारे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की संभावना है। एक स्वस्थ गठजोड़ बनाने का हम प्रयास करेंगे। हाँ चलिए अरविंद जी, जी। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्या गठजोड़ खरीद फरोख्त यहाँ भी रहेगी जिस तरह से उपाध्यक्ष को लेकर रहती है, आपके से रवि जी ने आरोप लगाए? कपिल भाई, एक तो मैं आपको बता दूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नगर पालिका युवाओं में हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे, हमारा ही अध्यक्ष बनेगा। अब आरोप प्रत्यारोप, अब इनने कहा उपाध्यक्ष खरीद फरोख्त, तो मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि अभी भी आपके पास वो पार्षद है, आप अभी पूछ सकते हैं ना कि हमने लोगों को खरीदा है कि आप प्यार से हमारे साथ। आप उनको नाम बता दीजिए। नहीं, उनको मालूम है, उनको मालूम है, यहाँ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता किसी को, और उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, कपिल भाई आपको भी मालूम है। तो मैं कैसे बोल सकता? आपको भी मालूम है, और मैं यही कहता हूँ कि हमारी कांग्रेस का ही यह बहुमत आएगा, और हम लोग ही अपने नगर पालिका अध्यक्ष चुनेंगे। रावत जी, बीजेपी अपना पुरजोर कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत से आ रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो भी पूर्ण बहुमत से आ रही है, लेकिन विचारधारा जो मैच करेगी कम पड़ते हैं तो नजरियों का भी स्वागत है, अन्य का स्वागत, अन्य मतलब सत्ता राष्ट्रीय पार्टी भी हो सकती हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी हो सकती हैं, जैसे कि बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में उपाध्यक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। तो क्या आपको लगता है कि जो खरीद फरोख्त है, जो नोट है, जो कि आज का टॉपिक है हमारा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नोट दूंगा और वोट के बदले नोट, तो क्या यहाँ पे भी ये जो परिभाषा है ये साबित होती है सही दिखेगी यहाँ पर? देखिए ऐसा है, दोनों पार्टियां आश्वस्त हैं कि हम बहुमत से आ रहे हैं, और यदि ईश्वर ऐसा करता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी प्रथा है। बहुत आश्वस्त हैं हम लोग कि मत जो है इसी प्रकार से आए कि किसी को किसी की आवश्यकता ना पड़े। किंतु जैसा आप भी कहते हैं, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमारी नीतियों के अंतर्गत जो भी मान लीजिए हमारा प्रतिनिधि आता है अध्यक्ष पद के लिए और उससे हमारी विचारधारा मिलती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, तो ये भी एक लोकतंत्र की पुष्टि के लिए बहुत अच्छा आश्वस्त मार्ग है। किंतु अगर ये मानवीय संभावना नहीं बनती है तो पर्दे के पीछे देखिए खरीद फरोख्त पकड़ में नहीं आती। वो पर्दे के पीछे हम 5 साल गाते रहते हैं कि इनने उनको खरीदा, उन्हें कोई नहीं कहता हमको खरीदा गया, इसलिए ये संभावनाएं अंत में बन जाती हैं और केवल उसका पृष्ठ पेषण होता रहता है कि हमने नहीं किया, इनने उनको खरीद लिया, उनने इनको खरीद लिया। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि बहुमत से आए जो भी आए और इस हमारे नगर को एक बहुत अच्छा प्रजातांत्रिक पद्धति वाला अध्यक्ष मिले जिससे कि इस नगर का विकास हो सके, और बाकी तो राजनीतियाँ चलती रहती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के विचारों को लेकर के एक बात रखी। तो आपने भी हमारे तीनों पैनल मेहमानों को सुना है, हर कोई नोट के बदले वोट की बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को लेकर अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता तो गठजोड़ की राजनीति की बात भी करते हुए नजर आ रहा है, यानी हाँ भी है और ना भी है। बहरहाल देखना होगा कि 20 तारीख के बाद नतीजे आने के बाद क्या स्थिति बनती है नौगांव नगर पालिका की, क्या जोड़ तोड़ का जो किस्सा है, जोड़ तोड़ की जो फिल्म है, क्या वो नौगांव नगर पालिका में भी देखने को मिलेगी या बीजेपी या कांग्रेस पार्टी में से बनाएगी पूर्ण बहुमत, यह तो खैर नतीजे आने के बाद साफ होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।